दर्शकों ने नमस्कार। तो आज आप राजनीति विषय पर चर्चा करशा और राजनीति विश्लेषक के रूप में आपने सामने है बड़ाई वरिष्ठ तरीका रुचि रखने वाला। तो नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार। तो देश में लोकसभा चुनाव का दौर चल रही है। 3 चरण का चुनाव पूर्ण हो चुका और 4 चरण हो जो बाकी है। तो बीन दिन चुनाव शुरू हो, बीन दिन माहौल कुछ और हो, अब और है। इस संबंध में आपको क्या कहना है? बात थारी जाई एकदम इन आप 6 महीना अगर पहले को देखा माहौल पर तो बहुत ज्यादा बदलाव आया है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो जो टाइम बीत तो गए है, हालांकि विपक्ष जो हो वो बहुत बिखरे हो, बिल्कुल संगठित भी कोनी हो और बाकी मुद्दा भी कोनी, मुद्दाहीन विपक्ष हो। लेकिन ए मुद्दा खुद जकी केंद्र सरकार है, मोदी गवर्नमेंट है, जका मुद्दा है जका बंग झोली में गिर दिया। एक तो बीजेपी आपका जका स्टैंडिंग एमपी था बन बहुत सारा बगावत तितेवर में ला दिया, जानबूझ गिर आपकी खुद की गलतियां। एक तरफ आप कैसे कहाँ का स्वयंभू बन गए या एक तरफ आप कैसे कहाँ का आतंकवादी कदम उठा दिया। अच्छा, यानी एक और कॉन्फिडेंस हो गया। हाँ, एग्जांपल मैं थाने बताऊं, टिकट वितरण में बहुत बड़ी गलतियां की। और कॉन्फिडेंस हो गया कि हम जो कुछ करेंगे वो सही होगा। संभाल को नहीं पाया नहीं। अच्छा, टिकट वितरण में जिया मान लो अपना राजस्थान की 2 एग्जांपल है, जिसका बड़ा एग्जांपल है। अच्छा, लगा है कि दोनों जगह बीजेपी हारसी। अच्छा, मेरी धारणा है उसका मैं गलत हूं, लेकिन दोनों जगह मन लगा है कि बीजेपी हारसी। एक तो अपना चूरू लोकसभा सीट है जगह मैं राहुल कसमो लंबा टाइम हूं। सांसद परिवार रहे हुए पहले आने पिताजी आपने लगातार राम सिंह मोदी का आने से पहले भी हो इस सीट पर 2014 के बाद में भी राहुल कसमो आ गयो। तो 2019 की बड़ी जीती, 3,34,000 की बड़ी जीती, राजस्थान की बड़ी जीत हम मिली। राहुल कसमो की टिकट काटनी और बाबी प्रथम स्टेज पर काटनी और फिर दूसरे कब्बा भी अगर टिकट काटी तो बंद दूसरो विकल्प दियो जा सको। या बनखड़ी दूसरी जगह यूज करियो जा सको। लेकिन टिकट भी काटी तो पहले टिकट वितरण में ही राजस्थान को पहले टिकट वितरण में ही राहुल कसमो की टिकट काटती। नहीं यार, तो स्पष्टीकरण भी बहुत मांगा कि कोई वजह बताई जाए। व्यक्ति के खिलाफ कोई माहौल को नहीं हो, सिर्फ कुछ राजनीतिक यहाँ कैसे कहाँ साजिशा में शिकार है या फिर कोई ठीक है वजह कुछ भी उसको आप चीज को उसका या राजनीति में चलता ही रहे टांग खिंचाई का खेल। दूसरों जो को गलती करी है बा जो रविंद्र सिंह भाटी है, बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा वर्तमान विधायक और युवा लड़को है, बड़ो क्रेज है और बड़ो क्रेज है। मैं भी मानूं का वो बंदो बहुत अच्छा है। आगे जाके वो क्या करेगा राजनीति में, भविष्य क्या रहेगा क्या कोशिश करनी। लेकिन वर्तमान स्थिति के मायने और युवा टीम जो की है बाबी में सागे है। और दूसरी बात वो व्यक्ति एक चीज भी हम देख रहे हैं कि वो जातीय जो की विचारधारा है या जातीय समर्थक जो की लोग भी है या फिर जातीय दीवारा जो की खड़ा करने वाला लोग है बंद वो और बीट कर रहे हैं। अच्छा, फैल कर रही है, फैल कर रही है। हर जाति भी जुड़ रही है, हर जाति जुड़ रही है क्योंकि वो एनर्जेटिक लड़को है और नयो यूनिवर्सिटी में आया है, विधायक जीत्यो है। बीजेपी भी सके बार यूनिवर्सिटी के चुनाव में भी सके बीजेपी गलत करियो, टिकट नहीं देगी, निर्दलीय लड़ियो, बीजेपी के खिलाफ लड़ियो और जीत्यो। दूसरी बार आपका समर्थक ने टिकट गिरा रहे हो, एबीपी टिकट को दी, फिर बढ़ जीता हो आपके समर्थक ने। तीसरी बार हालांकि हर बार वो बीजेपी का रुझान हो भी बीजेपी का नहीं जाने की कोशिश की। शिव चुनाव लड़ियो, निर्दलीय लड़ियो, पहले टिकट मांगी, टिकट को दी, शिव चुनाव लड़ियो और जीत गयो, बाकी उठे जीत गयो। और अब वो जरूरी है कि कैलाश चौधरी टिकट देनी, कोई जरूरी को रविंद्र सिंह भाटी टिकट दे अच्छा है। जनता जिसके पक्ष में उसको जनता के जनार्दन का सोचना चाहिए ना। जनता जिसके पक्ष में रिजल्ट तो जनता देती है। अगर टिकट बदलनी भी पड़े तो जनता के साथ जहाँ चूरू के मैं देवेंद्र जादरी ने टिकट दी, ठीक है, गोल्ड मेडलिस्ट है देवेंद्र जादरी और क्रेज बहुत अच्छा है। व्यक्तिगत रूप मैं मानूं कि बहुत ही अच्छा व्यक्ति है। नहीं, बीच में मैं बात करनी चाहूँ कि देवेंद्र झाझड़िया पैरा ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है। तो वो तो चूरू सीट के लिए कि जबकि हिंदुस्तान की 543 सीट है, किसी सीट पर ही जाता तो गोल्ड मेडलिस्ट ही हो, वो फायदो घटे भी मिल सको, बिन चूरू लेनो के हो। और बीच में मेडल की जब बात आ जा
तो हरियाणा में देखो मेडला के बाबत में महिला पहलवानों की तरफ विरोध चाल रही हो और चूरू संसदीय क्षेत्र हरियाणा के बिल्कुल टच है। एक तरफ बीजेपी बस आगे सोतेलो व्यवहार करे, दूसरी तरफ गोल्ड मेडल के नाम पर वोट लेना चाहे, तो जनता में भी चीज को बड़ो रिएक्शन है कि इन वो बर्ताव है, इन वो बर्ताव है। इन बारे में आपको क्या कहना है? नहीं, बिल्कुल गलत हो, बिल्कुल गलत। देखो, अगर आप गोल्ड मेडलिस्ट की बात करा तो साक्षी मलिक भी गोल्ड मेडलिस्ट है, गीता बबीता फोगाट भी गोल्ड मेडलिस्ट है, और भी जो खिलाड़ी है गोल्ड मेडलिस्ट है। जगह बैठा धरना पे बैठा लंबा टाइम कहीं भी ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ धरना पे बैठा। अब ब्रजभूषण सिंह ने इतनी सह देने की क्या जरूरत थी? बिल्कुल, जब जनता जब खिलाफ होगी, जनाब भी व्यक्ति ने सह देने की जरूरत को नहीं। फिर दूसरी बात, अब तो कोर्ट भी चार्ज साबित कर दियो। नहीं, अब तो टाइम भी काफी निकल चुके हो, लड़का ने टिकट तो दे दी बीजेपी। हाँ, बिल्कुल, वो भी एक नुकसान कर रही है, खुद को ही नुकसान कर रही है। कई टिकट देखे तो यहाँ लगे कई लोग तो जी ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ मान लो, या वो पुरुषोत्तम रूपाला को यहाँ अगला कई मुद्दा देख तो यहाँ लागे कि जनता की न सुनर बांगी हिसाब सुने जाने बांक न कोई केंद्रीय नेतृत्व की कोई कमजोर नब्ज है। यदि बांगी टिकट हटा दी तो वे आने धाराशाही मिनट में कर सके, ये वास्ते खटन बन बैठ रहे हैं। वो उसके आम जनता के सामने नहीं आए हुए, अंदरूनी कोई यहाँ को उसके है संभावना व्यक्त करा। एक बड़ी बात है कि राजस्थान जिसे स्टेट में पिछले 2 क्लीन स्वीप कर रही है बीजेपी। और अगर तीसरी बार क्लीन स्वीप नहीं कर पा रही है, जबकि राजस्थान में बीजेपी की गवर्नमेंट और अच्छो सीएम है बदनलाल, अच्छो काम कर रही है, बिना बावजूद अगर बीजेपी क्लीन स्वीप नहीं कर पा रही है तो वो तो केंद्रीय नेतृत्व को फैली भाई। जो हम लोगों का अब व्यू देखते हैं और जिस तरह की ये चर्चाएं चल रही है, तरह तरह के ये पत्रकार भी इधर उधर से रिपोर्टें ले रहे, उसके मुताबिक तो पूरे राजस्थान में 8-9 सीटें बीजेपी खो रही है। यदि उसको सही मान ले तो भी 4-5 मानो नहीं, 8-9 सीटें जाने का डर है, जहाँ एक ही नहीं जानी चाहिए। एक भी जाएगी तो 400 पार सपना वैसे पूरा होगा। लक्ष्य तो ले रखा है 400 पार पिछले 1 साल से सुनिए। तो इसमें मोटे तौर से ये तो राजस्थान की बात हुई। गुजरात में रूपाला वाला वो अपना फैसला चेंज नहीं किया, राजपूतों में आग लग गई है उस बात की, वो क्षत्रिय वंश में, तो वो भी उनके वहाँ 4-5% वोट है, तो उनका प्रभाव पड़ रहा है। बाकी स्टेटों में भी बहुत कुछ कई जगह हो रहा है ये जातीय संघर्ष, तो कई जगह हो रहा है। और ये हो सकता है कि बीजेपी के खिलाफ भी कोई साजिश कर रहा हो, जिसमें चाहे वो जाट हो, चाहे राजपूत हो या ब्राह्मण हो, कोई हो सकता है आग लगा रहा हो। नहीं, ये हरियाणा में अचानक सीएम बदलने वाला क्या रहा, या फिर हो सकता है कहीं न कहीं इनका कोई बड़ा मकसद हो केंद्रीय नेतृत्व का। हाँ, हरियाणा में आप मान सकते हो कि अचानक ये सीएम चेंज करना चुनाव के टाइम में, इसमें क्या हरियाणा मेरी तो मानना ये है कि मनोहर लाल खट्टर जो है वो 2 कार्यकाल उनको दिया गया और वो एक सफल सीएम नहीं है, क्योंकि मेरा हरियाणा महीने में 2-3 टूर लगता ही रहता है। नहीं तो सफल सीएम नहीं है, दूसरे कार्यकाल पूर्ण होने जा रहा है। अब अचानक जहां लोकसभा चुनाव नजदीक थे, चुनाव को मैनेज नहीं कर पा रहे हो, तो उस वक्त बदलना, और यदि उसको इतना योग्य नहीं समझा तो फिर उसको लोकसभा का टिकट क्यों दे दिया, वो चुनाव लड़ा रही है। कई बातें सोचनी है, ये भी बात है। यदि योग्य नहीं था तो फिर सांसद, या फिर हो सकता है कि केंद्रीय नेतृत्व ये सोच रहा हो कि इसको केंद्र में लाया जाए। और ये राजस्थान में भी पूर्व सीएम वसुंधरा की चुप्पी, ये भी पता नहीं किस दिशा में जा रहा है चुनाव, इनका क्या नजरिया है, क्या इनका व्यू है, इसके बारे में कहीं आज तक पत्ते नहीं खुले हैं। एक बात बताओ जी, राजनीति में सबको संतुष्ट करना तो बस की बात नहीं, वो तो संभव नहीं है, वो संभव नहीं है। और अगर हम मुद्दों को लेके और लक्ष्यों को लेके अगर चले, हम बड़े उद्देश्यों को लेके चले, तो ये तय है कि भारतीय राजनीति जो है वो उन मुद्दों पर और सारे लोग एकजुट नहीं होते, बहुदलीय नहीं हो सकता है। जैसे मोदी गवर्नमेंट ने कई बहुत बड़े काम किए हैं, जैसे आज मान सकते हैं हम कि ये आपका टिकट वितरण का मुद्दा है जो उछल रहा है, और इसमें कई जातीय संघर्ष शुरू हो रहे हैं, कई जगह गलत टिकट वितरण किया है, इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। लेकिन जो कदम मोदी गवर्नमेंट ने किए हैं, बड़े काम कोई शक नहीं है। जैसे 370 के बारे में कोई सोच नहीं सकता था, कोई सोच ही नहीं सकता था कि 370 या 35 से हटाई जा सकती है, क्योंकि मैं खुद 4 साल कश्मीर में रहा हूँ। और ये भी तय है कि मोदी गवर्नमेंट आने के बाद और बदलाव बहुत हुआ है। वही बेल्ट सर्विस है, वही पुलिस है, वही फौज है, लेकिन आज कोई पत्थर उठाने वाला नहीं है वहाँ। यानी फौज को, पुलिस को ताकत फ्री हैंड किया गया है, बिल्कुल फ्री हैंड किया। और फ्री हैंड का नतीजा ये है कि आज जो स्टोन शेल्टर जो है वो
आपका पत्थरबाजी करने वाले लोग जो है कश्मीर में वो बिल्कुल नजर है। अच्छा। क्यों? क्योंकि फ्री हैंड कर दिया फौज को, और फौज को फ्री हैंड करने के बाद देखो फौज की ताकत का कोई अंदाजा नहीं है। लेकिन अगर फौज को बांध के रखे जैसे पहले था फौज, यानी आपके हिसाब से सेना के लिए ये बहुत सेना के बड़ी लिए ताकत बहुत बढ़िया है। किया। दूसरी बात, सेना के लिहाज से देखें तो सेना के लिए सुविधाएं बहुत की है, अच्छा, बहुत सुविधाएं की है आज में और उस दिन। 10 साल पहले की सेना में बहुत अंतर है। आज सेना के साथ, सेना के पास सोफिस्टिकेटेड हथियार है, आज सेना के पास भंडार बहुत है, आज सेना के पास मतलब हर तरह से जिसको बोलते हैं हम ड्रास्टिक चेंज कर दिया सेना को, आमूलचूल परिवर्तन जिसको बोलते हैं। हम लोग 14 किलो की बीपी होते थे, आज 2.5 किलो की बीपी है। अच्छा। बुलेट प्रूफ जैकेट होती है। ये पटका जो था हमारा 3 किलो का था, आज 1 किलो का पटका है। ये जो हेलमेट के रूप में लगाते हैं। और हथियार जो थे हमारे पास SLR या .22 या जवानों के पास जो फील्ड में ड्यूटी करते थे, जो ऑपरेशन में ड्यूटी करते थे, जिसको बोलते हैं कि एनकाउंटर या आतंकवाद में ड्यूटी करते थे, उनके पास हथियार जो इंसास रहती थी, SLR रहती थी, .22 रहती थी। आज सबके पास आधुनिक हथियार है, AK-47 है, 56 है। अच्छा, इसमें बहुत हाँ, बहुत सुधार हुआ। और भी हथियार आ गए आपके। 16mm गन आ गई आपका, .5 आ गई। तो रियल में हथियार, और हथियार क्या रहना खाना पीना, यानी सेना के लिए बहुत अच्छी सब कुछ सुविधा। बदला हुआ है। हालांकि सेना को सख्त भी बहुत किया है, सेना के लिए भी सख्ती की है, सेना के लिए भी सख्ती की है। जहाँ उनका हक था वो हक दिया है, उनका जो कर्तव्य था उसके लिए पाबंद किया है। पाबंद किया है। ड्यूटी के मामले में कोई कोताही नहीं है बिल्कुल। खाने के मामले में सेना को अंदरूनी तौर पर जो करप्शन था वो बंद हो गया। बिल्कुल बिल्कुल बंद हो गया। और जो पहले हम लोग BPT लेते थे, एनुअल फिजिकल टेस्ट जिसको कहते हैं हम, अच्छा अच्छा, उसमें बहुत सख्ती हुई है आज। वो पहले एक कोरम पूरा किया करते थे, लेकिन अब कोरम पूरा नहीं है। अब आपको वेट लॉस करना पड़ेगा, जैसे BMI के अकॉर्डिंग, बॉडी मास इंडेक्स जो होता है, अच्छा। हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट होना चाहिए। तो वो सख्ती से लागू कर दिया। बहुत वो एक एनुअल मेडिकल होता है सेना में, वो एनुअल मेडिकल पास नहीं होता। अगर आप बॉडी मास इंडेक्स फॉलो नहीं करते हो तो एनुअल मेडिकल पास नहीं होता। अच्छा अच्छा। तो ये सख्ती किया है। 370 के बाद हम आए। राम मंदिर के बारे में कोई सोच सकता था? 500 हाँ, बड़ा मुद्दा था लंबे समय से। और एक और बताऊँ आपको, 370 राम मंदिर 3 तलाक। आज कोई चर्चा कर रहा है 3 तलाक? बिल्कुल, वो मुद्दे ही गौण हो गए। आज क्योंकि वो समस्या ही नहीं रही। राम मंदिर का चर्चा, वो समस्या ही नहीं रही, समस्या ही हट गई। राम मंदिर या BMC बाबरी मस्जिद जो है उसकी चर्चा कर रहा है कोई? मैं राम मंदिर में रहा हूँ, मैं ड्यूटी की है मैंने 2005 में, और 370 का कोई मुद्दा आज कोई मुद्दा ही नहीं। क्यों? क्योंकि देखो घाव एक तो हम उसको लिपापोती करते रहे, घाव बढ़ता रहे, एक पूरा ही उसका ऑपरेशन करते थे, और एक पूरी तरह की उसको काट के निकाल दे। बिल्कुल, मुद्दा हमेशा के लिए खत्म कर दिया बीमारी देश से, मुद्दा खत्म कर दिया। अब ये NRC का मुद्दा आ रहा है, CAA का मुद्दा आ रहा है। ये बड़े मुद्दे और ये हर देश में लागू है। हमारे पड़ोस में बांग्लादेश देख लो, पाकिस्तान देख लो, छोटे से छोटे देश में श्रीलंका देख लो, थाईलैंड देख लो, म्यांमार देख लो, सब देशों में, चाइना देख लो, सब जगह NRC लागू है। लेकिन भारत में NRC का विरोध हो रहा है। तो ये तो देखो कुछ मामलों में बहुत मजबूत है। आज इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बहुत मजबूत है देश से। जो FDI है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है, विदेशी निवेश बहुत बड़े स्तर पर बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि सुविधाएं बढ़ रही है, बिल्कुल सुरक्षित मान रहे हो। और फिर दूसरा कि हर बिजनेसमैन जहाँ भी इन्वेस्टमेंट करता है वो अपने सबसे पहले अपनी सुरक्षा देखता है, अपनी पूंजी की सुरक्षा मैं एक देखता है। आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपको सिंगूर वाला केस याद होगा, पश्चिम बंगाल में टाटा का एक बड़ा प्रोजेक्ट था नैनो। अच्छा, हाँ। और सिंगूर में बड़ा आंदोलन हुआ था टाटा के खिलाफ, और टाटा ने वहाँ से और सब कुछ बोरिया बिस्तर बांध के, और जबकि वहाँ प्लांट लगा चुके थे, और वहाँ से हटा के और गुजरात आए। अब स्थानीय लोगों की कितना रोजगार, रोजगार यहाँ कोई अगर बड़ी फैक्ट्री लगती है, अपने यहाँ एग्जाम्पल देख ले शराब का। आज शराब 5,000 लोगों को रोजगार देते हैं। मैं मेरी फैक्ट्री में 20 लोगों को रोजगार। बिल्कुल, उद्योग लगेंगे तो उद्योग लगेंगे। देखो, एक कलेक्टर किसी को रोजगार नहीं दे सकता, कलेक्टर किसी को रोजगार नहीं दे सकता। एक IAS अफसर है, एक IPS अफसर है, उद्योगपति। अखिल भारतीय सेवा में सबसे बड़ी सर्विस IAS की। होने से क्या हुआ? तो रोजगार, वो कोई रोजगार नहीं दे सकता, रोजगार सृजन नहीं कर सकता, किसी के चपरासी की नौकरी नहीं दे सकता। लेकिन एक उद्योगपति जो है, वो उद्योगपति
गवर्नमेंट को भी देता है और आमजन को भी देता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप ये देखो कि अगर कहीं इंडस्ट्री लगती है, जैसे सिंगूर से और हटके गुजरात आनंद में वो तो गुजरात में रोजगार के अवसर ज्यादा हो गए, तो गुजरात वैसे डेवलप है। तो ये आप मान के चलो कि बिजनेस ये मोदी शासन में ये बहुत कुछ निवेश करने वालों के लिए। और वैश्विक बात करें हम, इज ऑफ डूइंग जो एक आपका पैरामीटर है इज ऑफ डूइंग, तो उसमें भारत की रैंकिंग बहुत बड़े स्तर पर है और अब हुई है। नहीं, एक बीच में वो मैं पूछ रहा हूँ G20 शिखर सम्मेलन हुआ था, वो उसमें यूँ डर लग रहा था कि यो यूक्रेन रूस वाला युद्ध चल रहा है, कहीं भी उसमें बवाल हो जाए। बड़े बड़े सावधानी से, बड़े सूझबूझ से इन्होंने सफलता दिलाई। ये एक बड़ा क्वेश्चन है और बड़ा मुद्दा है ये। और ये मान सकते हैं कि हमारी विदेश नीति जो है वो बहुत बदलाव आया है, बहुत बदलाव आया है। मतलब तो खैर क्या कहेंगे कि इतना बड़ा देश है, लेकिन फिर भी इतने ज्यादा वो नहीं कह सकते हम कि हावी थी। आज भारत जो है वो रशिया के साथ भी मित्रता निभा रहा है, अमेरिका के साथ भी मित्रता निभा रहा है। आप सोचिए, आज नॉर्थ कोरिया के साथ भी मित्रता निभा रहा है और साउथ कोरिया के साथ भी। ये सोचिए आप, ये बड़ी बात है। आज भारत की और यूक्रेन में फंसे हुए और भारतीयों को कैसे सरकार ने और सुरक्षित निकाला, ये बड़ी बात देखा है कि यदि तिरंगा झंडा दिखा दिया तो तिरंगा एक तिरंगा सिंबल बन गया और विदेशी लोग भी, अन्य देशों के लोग भी तिरंगे के सहारे से सुरक्षित निकला है, से और बाहर आए थे। ये बड़ी बात है, बड़ी बात है ये। बिल्कुल छवि जो बदली है ना पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में भारत की छवि बदली है, ये इस गवर्नमेंट की देन है। चाहे हम बुराई करें, चाहे वो एक अलग विचारधारा की बात है कि कोई कांग्रेसी विचारधारा आता है, ये विचारधारा की बात है, लेकिन जो फैक्ट है वो फैक्ट है, फैक्ट को नकारा नहीं जा सकता। भाई ओवरऑल देखा जाए तो मोदी सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर भी बड़े मुद्दे थे, उनमें बहुत अच्छा किया। बिल्कुल बिल्कुल। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का काम जिस बहुत तरह से अच्छा ये है, भारतमाला मंत्रालय जो दिया गया है राजनाथ सिंह का काम बहुत अच्छा है, पीयूष गोयल का काम टेक्सटाइल मिनिस्टर है, बहुत अच्छा काम है। और आज टेक्सटाइल में जो दुनिया में सबसे बड़े सप्लायर देश हैं वो चाइना और बांग्लादेश है, और चाइना और बांग्लादेश को टक्कर देने के लिए और भारत प्रयास कर रहा है। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, क्योंकि टेक्सटाइल में मेरा थोड़ा अनुभव भी है, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को उठाने के लिए पीयूष गोयल तो दोस्तों एस जयशंकर जो है विदेश मंत्री, बड़ा जेंटल पर्सन है और दुनिया में बड़ी छाप भारत की बनाई है, बहुत अच्छी छवि बनाई है। तो दोस्तों ये हमारे साथ थे सांवरमल जी कस्वा, पूर्व CRPF इंस्पेक्टर, और वर्तमान में इनके सारक्राफ्ट के नाम से बड़ा फर्नीचर उद्योग है। और ये काफ़ी मुद्दों पर समाचारों में भी देखते रहते हैं। इन्होंने अनुभव भी लिया है सेना में, क्योंकि इनकी लंबी सेवा रही है, और उद्योग धंधों की तरफ भी इन्होंने ध्यान दिया है, शिक्षा के क्षेत्र में भी इन्होंने अच्छा काम किया है। तो ये बड़े मतलब तार्किक स्तर पर पूरा देखने के बाद अपनी राय देते हैं। तो आज मेरा इनसे मिलना और आपके सामने इनके विचार रखे। सांवरमल जी, दर्शकों को क्या कहना चाहोगे? अब राजनीतिक मुद्दा चल रहा है तो दर्शकों को मैं क्या कहना चाहूँगा, जो भी, लेकिन और फिर दूसरी बात है, चुनाव हो चुके, अपने यहाँ चुनाव हो चुके, तो अपने यहाँ कहने का कोई मतलब भी नहीं है। धन्यवाद। राम राम। राम राम। राम राम।